हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम देखने वाले हैं मेरा एडोबी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। मुझे इस इंडस्ट्री में टोटल अराउंड 7 years ऑफ एक्सपीरियंस हो चुका है एंड करंटली आई एम वर्किंग एज सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन सर्विस नाउ, विच इज़ इक्विवेलेंट टू SDE3 एट डिफरेंट कंपनीज। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा हाउ दिस अपॉर्चुनिटी केम टू मी, विच रोल आई वॉज इंटरव्यूइंग फॉर, वॉट वॉज माई माइंड सेट जब मैं इसका इंटरव्यू दे रहा था, मैं कितना प्रिपेयर्ड था इस इंटरव्यू के लिए, हाउ कॉन्फिडेंट आई वॉज वाइल आई वॉज गिविंग दिस इंटरव्यू, एंड लास्ट इज मुझे कितना CTC ऑफर हुआ था। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे एंड राउंड बाय राउंड हम जाके देखेंगे कि हर राउंड में मुझसे क्या पूछा गया एंड उस राउंड में मैंने उसका क्या आंसर दिया एंड फाइनली व्हाट वाज द वर्डिक्ट, वेदर आई वाज सिलेक्टेड और नॉट। राइट, सो ये बात अभी रिसेंटली की नहीं है, दिस इज अराउंड 2 years बैक इन 2025 में व्हेन आई वाज इंटरव्यूइंग फॉर कंप्यूटर साइंटिस्ट 1 इन एडोबी। राइट, सो कंप्यूटर साइंटिस्ट 1 की ओपनिंग थी, है ना। एंड ये ओपनिंग मुझे तब मिली थी जब मैं ऑलरेडी नोटिस पीरियड पे था। सो आई वॉज ऑलरेडी ऑन माई नोटिस पीरियड एंड हाउ दिस अपॉर्चुनिटी केम वॉज, मेरा एक फ्रेंड था जो ऑलरेडी एडोबी में सेलेक्ट हो चुका था। उसके पास HR का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था। पहले सबसे पहले तो मैं एडोबी के कैरियर्स पोर्टल पे गया एंड कैरियर्स पोर्टल पे जाके मैंने चेक किया कि वेदर कंप्यूटर साइंटिस्ट 1 के लिए कोई भी ओपनिंग है या नहीं। एंड देयर वॉज एन ओपनिंग इन नोएडा ब्रांच ऑफ एडोबी एंड देन आई कॉल्ड द HR एंड मैंने उनको डायरेक्ट बोला कि ये है, एक बंदा जो है ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है एंड उसके रेफरेंस से ही मुझे आपका नंबर मिला। मैं भी इंटरव्यू देना चाहता हूँ एंड आई विल बी इंटरेस्टेड इन CS1 एंड ऑल्सो ये जो रोल है ये अवेलेबल है आपके कैरियर्स प्रोफाइल पे, मैंने जाके देखा है। ठीक है, तो अब इधर दो चीज़ हुई। क्या फर्स्ट क्या हुआ कि वो बंदा ज्वाइन करने वाला था एंड सेकेंड चीज़ इज़ मेरे नोटिस पीरियड को बहुत कम टाइम बचा था, अराउंड 15 days और 20 days, समथिंग अराउंड दैट। राइट, मैं इमीडिएट ज्वाइनर भी था, सो दे वर इंटरेस्टेड एंड मैंने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया HR से, वो काम कर गया। राइट, एंड माई इंटरव्यू वॉज शेड्यूल्ड। अब विच रोल आई वॉज इंटरव्यूइंग फॉर, आई वॉज इंटरव्यूइंग फॉर कंप्यूटर साइंटिस्ट 1। ठीक है, वॉट माई माइंड सेट वॉज, सो मेरा माइंडसेट थोड़ा चिल टाइप का था। वाई, बिकॉज आई ऑलरेडी हैड एन ऑफर। एंड मैंने कैसे प्रिपेयर किया इसके लिए, मैंने एडोबी के लिए स्पेसिफिकली प्रिपेयर नहीं किया था। सिंस आई वॉज इन माई नोटिस पीरियड, ऑलरेडी मल्टीपल कंपनीज के ऑफर्स थे, सो आई सॉल्व लॉट्स ऑफ लीड कोड। और लीड कोड पे भी मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए। एक उनका सेक्शन आता है 150 इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन लीड कोड। राइट, 150 इंटरव्यू क्वेश्चंस। बेसिकली ये 150 इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके गया था। द बेनिफिट ऑफ सॉल्विंग दिस 150 इंटरव्यू क्वेश्चंस इज, तुम हर पार्ट को, वेदर इट इज स्लाइडिंग विंडो अप्रोच, ग्राफ, ट्रीज, बाइनरी सर्च, सबसे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा। इंटरव्यू में जाने से पहले कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसे आपने कभी देखा ही ना हो। ठीक है, तो पहले मैंने वो अच्छे से प्रिपेयर किया था। HLD के लिए एलेक्स स्यू की बुक है, बहुत फेमस बुक है, वो मैंने पढ़ा था एंड वॉल्यूम 2 स्पेसिफिकली अच्छे से पढ़ा था, बिकॉज वॉल्यूम 2 में काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। वो मैंने पढ़ा था। राइट, एंड LLD के लिए कोई स्पेसिफिक रिसोर्स नहीं फॉलो किया था। LLD आई मतलब हिट एंड ट्रायल खुद से ही किया, खुद से ही देखा कि वेदर ये सही है कि नहीं है, मीडियम पे कुछ आर्टिकल्स पढ़ लिए, इस टाइप से। ठीक है, तो HLD और DSA बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। LLD जो था वो खुद से नॉट 100% कॉन्फिडेंट, बट या आई वॉज इनफ कॉन्फिडेंट टू अपीयर इन द इंटरव्यू। राइट, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपको पता चल गया, क्योंकि ऑलरेडी क्रैक किया हुआ था, तो माइंडसेट तो एकदम चिल था ही एंड कॉन्फिडेंस भी था कि ठीक है, निकाल लेंगे, है ना। अब आते हैं टोटल CTC मुझे कितना ऑफर हुआ था। जो बेस पैकेज था वो अराउंड था 34 LPA। ठीक है, तो ये था मेरा बेस पैकेज, इसके ऊपर था 15% बोनस। ठीक है, तो 34 LPA प्लस 15% बोनस अराउंड 39 के आसपास हो जाता है। राइट, एंड उसके ऊपर 64 lakhs का स्टॉक्स था एंड 64 lakhs का स्टॉक वॉज वेस्टेड इन 4 years। हर साल का हो गया 16। राइट, 39 प्लस 16 कितना हो गया, अराउंड 55 LPA पर ईयर का ये मेरा कंपनसेशन था। ठीक है, इतना मेरे को हाथ में मिलता। राइट, ये हो गया। अब क्या हुआ कि HR को कॉल किया था मैंने
ऑलरेडी उन्होंने इंटरव्यू शेड्यूल करा दिया मेरे कॉल करने के 3 या 4 दिन बाद, एंड उन्होंने बोला कि एक ड्राइव ही चल रही है, देयर आर मल्टीपल कैंडिडेट्स, सो उनके साथ ही आपका करवा देंगे। आई वाज लाइक ओके, ठीक है। अब आता है पहला राउंड। पहला राउंड आपने गेस कर ही लिया होगा क्या होगा। पहला राउंड था टोटली डिपेंडेंट ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। अब डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स में मुझसे क्या क्वेश्चन पूछे गए। So first problem was pretty simple. It was length of maximum substring with non-repeating characters. So लीड कोड में ये प्रॉब्लम नंबर 3 है। प्रॉब्लम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व यूजिंग स्लाइडिंग विंडो अप्रोच। दिस इज प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ये स्क्रीनशॉट है, लीड कोड से लिया है, ABC BB, राइट। सो इसमें सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग कौन सा है जिसमें कैरेक्टर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। ये ABC हो सकता है, राइट। ये CAB भी हो सकता है। CBB नहीं होगा बिकॉज B जो है वो रिपीटिंग कैरेक्टर है, राइट। सो C और B, सो इसका CB हो सकता है बट CBB इज नॉट अलाउड, राइट। सो देयरफॉर द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विथ नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर्स, उसका लेंथ क्या है 3, तो इसका आंसर होगा 3। BB है, राइट। अगर 1 लेंथ से ज़्यादा का हम कोई भी सबस्ट्रिंग ले तो वो रिपीट होने लगेगा, दैट्स वाई सिंगल लेंथ का सबस्ट्रिंग लेंगे एंड आउटपुट इज 1। एंड सिमिलरली WKE इज द सबस्ट्रिंग हियर एंड देयरफॉर इसका आंसर है 3, राइट। सो क्वेश्चन वाज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आपको स्लाइडिंग विंडो अप्रोच आती है तो ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। एंड वो ये सारे प्रॉब्लम 150 इंटरव्यू प्रॉब्लम्स जब आप सॉल्व करोगे तो उसमें ये कवर्ड हैं, राइट। सो ये था पहला क्वेश्चन। इसमें बहुत कम टाइम लगा अराउंड 15 मिनट्स टू 16 मिनट्स, पूरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये सब बताने में, दैट्स वाई 15-16 मिनट्स लग गए, राइट। उसके बाद मेरे पास आया दूसरा प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम इज ऑल्सो फ्रॉम लीड कोड। ये लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 198 है, हाउस रॉबर प्रॉब्लम। इट इज़ वेरी फेमस प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम देखते हैं क्या था। सो इसमें क्या था कि मुझे n नंबर ऑफ हाउसेज दिए गए थे, राइट। एंड मुझे इन हाउसेज को रॉब करना है, एंड ऐसे रॉब करना है कि आई गेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डॉलर्स इन माई पॉकेट, राइट। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि इनके पास ना एक सिक्योरिटी सिस्टम है इस पूरे मोहल्ले के पास। उसमें क्या है कि अगर कोई भी एडजेसेंट हाउस में रॉब करता हूँ देन पुलिस को अलर्ट हो जाएगा, राइट। अलार्म बजेगा एंड पुलिस अलर्ट हो जाएगी और तुम पकड़े जाओगे। तो हमें पकड़े नहीं जाना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एडजेसेंट हाउस तो हम कभी भी रॉब नहीं कर सकते, राइट। एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी हमें बनाना है, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल एक तरीका क्या हो सकता है रॉब करने का कि हम इस 2 को रॉब करेंगे, 3 को रॉब करेंगे, राइट। 1 को नहीं कर सकते बिकॉज ये 2 का एडजेसेंट है। 5 को नहीं कर सकते बिकॉज 3 का एडजेसेंट है। इस 2 को रॉब कर सकते हैं, 3 को कर सकते हैं, 6 को कर सकते हैं। तो टोटल अमाउंट कितना आया, 2 + 3 5 7 10 एंड 16। सो वन वे इज जहाँ पर मेरे को $16 मिलते हैं। दूसरा वे क्या है, दूसरा वे ये है कि मैं 2 को लूँ, 1 को नहीं लूँ, मतलब ले ही नहीं सकता बिकॉज ये एडजेसेंट हाउस है। देन मैं 3 को भी नहीं लूँ, वाई, बिकॉज आई सी कि 5 जो है वो 3 से भी बड़ा है। तो चलो 5 को लेके देखते हैं। अब मैं 2 को नहीं ले सकता, राइट। सो इस 2 को, बिकॉज ये एडजेसेंट है, सो इसको मैं रॉब करता हूँ। इस 3 को नहीं ले सकता, सो मैं इस 8 को रॉब करता हूँ। सो अब क्या हो गया, 5 2 7 9 एंड 8, 9 + 8 $17। सो दूसरे वे में मुझे $17 मिल रहा है एंड पहले वे में मुझे $16 मिल रहा है, राइट। सो ऐसे मल्टीपल वेज हो सकते हैं। हम 2 को नहीं रॉब करके 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, देन हमें 3 स्किप करना पड़ेगा, देन हम 5 को रॉब कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, राइट। सो देयर कैन बी मल्टीपल वेज। सो इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे, इधर हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग डीपी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए एंड डीपी के हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब डीपी को सॉल्व करने के भी मल्टीपल तरीके होते हैं, एक होता है इटरेटिव वे और एक होता है रिकर्सिव वे। तो मैंने रिकर्सिव वे यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, राइट। अब देखना, अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उसके बाद इसका एक वेरिएशन दिया मुझे इंटरव्यू ने। वो वेरिएशन क्या था कि यू कैन नॉट रॉब केथ हाउस एज इट विल अलर्ट द पुलिस। अभी तक क्या था, अभी तक ये था कि मैं एडजेसेंट हाउस रॉब नहीं कर सकता, करेक्ट। अगर मैंने 2 रॉब किया है तो मैं 1 नहीं रॉब कर सकता, राइट। बट अब क्या है कि हमें k की वैल्यू दी है, फॉर एग्जाम्पल k इज इक्वल टू 2, राइट। दैट मीन्स अगर मैंने 2 को रॉब किया है तो आई कैन नॉट रॉब 1 2 दिस सेकेंड हाउस, इसको मैं रॉब नहीं कर सकता, राइट। आई कैन रॉब 1 बट आई कैन नॉट रॉब
3, राइट? एंड एज सून एज आई रॉब 1, उसके बाद क्या हो जाएगा? क्योंकि मैंने 2 को रॉब किया तो मैं 3 को नहीं रॉब कर सकता। मैंने 1 को रॉब किया, देयरफॉर 1 2 मैं इसको भी नहीं रॉब कर सकता, राइट? सो ये दोनों ऑप्शंस चले जाएंगे। अब मुझे इधर से चूज करना पड़ेगा, राइट, कि किसको रॉब करना है किसको नहीं। तो k की वैल्यू 2, एंड वही वो k की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, राइट? सो दिस वाज द वेरिएशन दैट वाज गिवन। एंड अगर आप पहले प्रॉब्लम का रिकर्सिव सॉल्यूशन सॉल्व कर लेते हो तो ये वेरिएशन एक छोटे से ट्वीक के साथ सॉल्व हो जाएगा, करेक्ट? सो पहले में बस क्या डिफरेंस था, जो फर्स्ट प्रॉब्लम था वो इसका सबसेट था। उधर क्या था ना, k की जो वैल्यू थी, अगर आप देखो कि k की वैल्यू थी 1, k की वैल्यू 1 थी, दैट्स वाई हम एडजेसेंट हाउस नहीं रॉब कर पा रहे थे। एंड वही इधर k की वैल्यू 2 हो गई। k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, करेक्ट? सो ये चीज़ था हम वेरिएशन, एंड इस वेरिएशन को अगर आप पहला प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो दूसरा भी हो जाएगा, करेक्ट? सो ये था मेरा फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू। आई सॉल्व्ड इट यूजिंग डीपी, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया। फर्स्ट राउंड देते ही विद इन 2 to 3 आवर्स मुझे कॉल आया फॉर द सेकेंड राउंड कि चलो आप सेकेंड राउंड आपका शेड्यूल कर देते हैं। तो वही नेक्स्ट डे ही सेकेंड राउंड भी शेड्यूल हो गया। अब देखते हैं कि सेकेंड राउंड में क्या पूछा मुझे, ठीक है? तो सेकेंड राउंड मुझे इतना तो बोला गया था कि वो सिस्टम डिज़ाइन का राउंड होगा, बट वेदर इट विल बी HLD या LLD ये नहीं बोला गया था, ठीक है? तो मैं दोनों ही प्रिपेयर करके गया था, एंड वो HLD का राउंड हुआ। अब जो फर्स्ट राउंड हुआ उसमें जो प्रॉब्लम था वो था डिज़ाइन अ लीडर बोर्ड, राइट? अब लीडर बोर्ड, डिज़ाइन अ लीडर बोर्ड, मुझे सिर्फ इतना ही क्वेश्चन दिया गया था। एंड इसके आगे जब भी HLD राउंड होता है आपको क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, राइट? सो मैंने क्वेश्चन पूछ पूछ के रिक्वायरमेंट्स गैदर किया कि लीडर बोर्ड तो ठीक है, बट लीडर बोर्ड में क्या क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि देयर शुड बी एन एड स्कोर, कोई मेथड होना चाहिए जो कि अगर हमारे प्लेयर 1 प्लेयर 2 प्लेयर 3 4 प्लेयर हैं तो सबके स्कोर्स रियल टाइम में अपडेट होना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ था। सेकंड था कि एक लीडर बोर्ड है तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल हमें टॉप पे दिखते हैं ना, तो कितने प्लेयर हमें दिखाना है? तो उन्होंने कहा कि हमें 10 प्लेयर्स दिखाने हैं, ठीक है? और ये सब जो चीज़ें होनी चाहिए, जैसे स्विचिंग ऑफ लीडर बोर्ड, स्विचिंग ऑफ पोजिशन, ये टॉप 10 प्लेयर्स का कंटिन्यूसली अपडेट होना चाहिए विथ मिनिमम लेटेंसी। सो ये दोनों थे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आ जाता है स्केलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, रियल टाइम अपडेट होना चाहिए, लेटेंसी कम होना चाहिए। अब स्केलेबिलिटी कैसे, कि मान लो कि आपने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें कि 10 प्लेयर दिख रहे हैं, राइट? अब उन्होंने बोला कि मुझे 10 की जगह ना, जब पूरा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर दोगे ना तब वो बोलेंगे अब मुझे ना 10 की जगह 15 प्लेयर्स दिखाना है। तो अब 10 की जगह 15 प्लेयर्स दिखाने हैं तो आपका सोल्यूशन ऐसे बिल्ड होना चाहिए कि विदाउट डूइंग मच ट्वीक हमारा जो सिस्टम है वो 15 प्लेयर्स का भी लीडर बोर्ड बना सकता है। श्रिंक हो या एक्सपांड हो, वो लीडर बोर्ड हम हैंडल कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रख के ये लीडर बोर्ड हमें डिज़ाइन करना है, राइट? तो दैट इज़ वाई स्केलेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, करेक्ट? सो ये था प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये आपको डिज़ाइन करना था। इसका अभी कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है वो एलेक्स यू का जो सेकेंड पार्ट है उसमें है, एंड मैं वो पढ़ के गया था लकीली। एंड उसमें क्या था कि जो रेडिस है ना, रेडिस का आर्किटेक्चर आपको उसके लिए फेमिलियर रहना चाहिए। दैट इज, सो अगर रेडिस आर्किटेक्चर फेमिलियर रहेगा, और भी मेथड्स हैं, हैश मैप वगैरह, ये सब से भी आप सॉल्व कर सकते हो, हैश सेट वगैरह से। लेकिन अगर रेडिस का आर्किटेक्चर सही है तो रेडिस में इसको स्टोर करके प्लेयर्स को, एंड रेडिस के फंक्शंस यूज़ करके ये चीज़ बहुत ही फास्ट विथ मिनिमम लेटेंसी, अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी सब हो जाती है, सब सॉल्व हो जाएगा, राइट? तो इसलिए रेडिस अगर आपको नहीं पता होगा तो रेडिस ज़रूर पढ़ लेना। ये सिर्फ लीडर बोर्ड ही नहीं, और भी हाई लेटेंसी वाले जो सिस्टम होते हैं ना, जिसमें रियल टाइम अपडेट चाहिए होता है, उसमें भी यूज़ होता है। सो रेडिस का आर्किटेक्चर आपको फेमिलियर होना ज़रूरी है, राइट? अब ये जो प्रॉब्लम था ये मेरा अराउंड 30 to 35 मिनट्स इतना ले लिया था, ठीक है? तो डब्बे डब्बे बनाने में पूरा, कि लोड बैलेंसर कहाँ होगा, क्या होगा, कैसे रिक्वेस्ट आएगी, वो सब बनाने में 30-35 या मान लो 40 मिनट्स तक चले गए थे, ठीक है? 40 मिनट्स हो गया, उसके बाद मेरे को सेकेंड राउंड आया, लेकिन सॉरी सेकेंड प्रॉब्लम आया, लेकिन सेकेंड प्रॉब्लम बहुत बड़ा नहीं था। उसका उन्होंने, क्योंकि टाइम कम बचा था, तो उन्होंने क्या बोला, सेकेंड प्रॉब्लम जो था, डिज़ाइन एन ऑटो कंप्लीट सिस्टम लाइक इंटेलिजे। जैसे इंटेलिजे पे आप कुछ भी लिखते हो, कोई भी फाइल सर्च का नाम, फाइल सर्च करने के लिए कुछ भी स्ट्रिंग लिखा तो नीचे ड्रॉप डाउन में काफ़ी फाइल्स आ जाते हैं, राइट? सो वो हमें ऑटो कंप्लीट सिस्टम बनाना था। अब जब भी स्ट्रिंग सर्च आता है तो सबसे दिमाग में सबसे पहला
एडवांस डेटा स्ट्रक्चर कौन सा आता है, वो होता है ट्राई। तो इसमें ट्राई के बारे में आपको पता रहना चाहिए। तो उन्होंने मेरे को ट्राई पूछा कि ट्राई क्या है, विथ एन एग्जाम्पल समझाओ, तो विथ एन एग्जाम्पल उनको समझाना था, राइट। अब इधर एक और चीज़ है कि दैट्स ऑल्सो सपोर्ट्स कैमल केस सर्च। तो ट्राई में अगर नॉर्मल हम ट्राई देखें, राइट, तो अगर मैंने आनंद नाम का स्ट्रिंग स्टोर किया है और मैं ANA इसी, ये मेरे को बोलना है कि किसी स्ट्रिंग में ये सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट करता है कि नहीं, है ना। तो मैं ऐसे सर्च करता हूँ तो मेरे को पता चल जाता है कि हाँ ANAND नाम का एक स्ट्रिंग मेरे पास है प्रेजेंट, राइट। ये सिंपल है। अगर मैं ये नाम स्टोर करता हूँ आनंद सिंह, राइट, और वो कैमल केस है, तो इस केस में क्या होगा कि इवन इफ आई राइट A&S, राइट, अगर मैं A और S सर्च करूं तो भी मेरा आनंद सिंह सर्च हो जाना चाहिए, राइट। जो लेटर्स कैपिटल है ना, वो लेटर्स अगर मैं सर्च करूं तो वो फाइल भी मेरा सर्च हो जाना चाहिए, राइट। सो अगर मैं AS सर्च करूं तो मुझे पता रहना चाहिए कि यस, समथिंग विच स्टार्ट्स विथ A एंड देन कैमल केस है एंड देन अनदर स्ट्रिंग दैट स्टार्ट विथ S, आनंद सिंह, इज प्रेजेंट इन माई ट्राई, इन माई डिक्शनरी, जो भी है, जैसा भी बनाओगे, राइट। सो आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करना था, और इस ट्राई को तुम कैसे मॉडिफाई करोगे कि कैमल के सर्च सपोर्ट कर सकते हैं, ये दो चीज़ बतानी थी। तो इसमें मेरा 30 मिनट्स और गया। सो जो इंटरव्यू था ये लंबा था, अराउंड 70 मिनट्स का ये मेरा इंटरव्यू हुआ, करेक्ट। एंड इस इंटरव्यू के भी अराउंड 2-3 आवर्स बाद मुझे कॉल आया कि अब आपका थर्ड राउंड शेड्यूल कराते हैं। नॉट जस्ट थर्ड राउंड, उन्होंने बोला कि आपका राउंड 3 और राउंड 4 एक ही दिन में रख देते हैं, क्योंकि मेरे को जो लास्ट कंपनी थी उससे काफ़ी छुट्टी लेनी पड़ रही थी, ठीक है। तो वो बोले थे कि आप एक ही दिन आपका इंटरव्यू रख देते हैं, आप दोनों राउंड एक ही दिन में दे दो। आई वॉज लाइक ओके, ठीक है। तो अब आते हैं राउंड 3 में। तो राउंड 3 जो था वो पूरा का पूरा बेस था ऑन जावा मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। तो अगर जावा मल्टी थ्रेडिंग आपको सीखनी है तो इसका तो मैंने एक एकदम ओजी प्लेलिस्ट बना के रखा है, वो प्लेलिस्ट आप पूरा देखना, बहुत अच्छे से बताया हर एक कॉन्सेप्ट दैट इज स्टिल गोइंग ऑन। एंड ये प्रॉब्लम हमारे हार्ड लेवल प्रॉब्लम में आने वाला है, मैं उधर सॉल्व भी करूँगा इन फ्यूचर वीडियोज़। सो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना एंड उस प्लेलिस्ट पर नज़र ज़रूर रखना, ठीक है। अब देखते हैं राउंड 3 में क्या पूछा था। राउंड 3 में पूछा था सिमुलेट द वर्किंग ऑफ ए क्लाउड किचन, ठीक है। हमें एक क्लाउड किचन बनाना था जिसमें कि 3 वेटर्स हैं, 5 शेफ हैं और 7 डिलीवरी एजेंट हैं। 3 वेटर्स क्या करते हैं, एवरी वेटर ईच प्लेस एन ऑर्डर पर मिनट, हर एक मिनट में एक वेटर एक ऑर्डर लेके आ जाता है, राइट। सो ये अगर ऑर्डर का क्यू है या फिर ऑर्डर का जगह मान लो रेस्टोरेंट में, तो पहला हर एक मिनट होगा ना, तो ये वेटर ऑर्डर 1 लेके आ जाएगा, दूसरा वेटर ऑर्डर लेके आ जाएगा, तीसरा वेटर ऑर्डर लेके आ जाएगा, राइट। फिर अगले एक मिनट में वापस ऑर्डर भर जाएंगे, ऑर्डर 4 ऑर्डर, ऐसे ऑर्डर बढ़ते जाएगा, राइट। शेफ्स क्या करेंगे, इन ऑर्डर को इस क्यू से लेते जाएंगे एंड उसको प्रिपेयर करते रहेंगे, एंड एक ऑर्डर प्रिपेयर होने में 5 मिनट लगता है, राइट। जैसे ही वो ऑर्डर प्रिपेयर होता है, राइट, सो अगर 5 शेफ्स हैं तो 5 शेफ्स पैरेलली 5 ऑर्डर ले सकते हैं, राइट। सो ये है मल्टी थ्रेडिंग, है ना, वेट नहीं करना है। वैसे ही 3 वेटर हैं, 3 वेटर पैरेलली 3 ऑर्डर डाल रहे हैं हर मिनट में। 5 शेफ्स 5 ऑर्डर एक ले रहे हैं, 5 मिनट लग रहा है उनको प्रिपेयर करने के। उसके बाद वो पाँचों थ्रेड जाएंगे शेफ्स वाले और 5 ऑर्डर और निकालेंगे एंड उसको प्रिपेयर करेंगे। जैसे ही ऑर्डर प्रिपेयर हो जाता है, वो एक दूसरी जगह अपने प्रिपेयर्ड ऑर्डर 2, प्रिपेयर्ड ऑर्डर 3 एंड सो ऑन सारे ऑर्डर डाल देते हैं। जो डिलीवरी एजेंट्स हैं वो इन प्रिपेयर्ड ऑर्डर को देखते रहते हैं, जैसे ही ऑर्डर प्रिपेयर हुआ वो उसको ले जाते हैं, गाड़ी पे बैठते हैं और जाके उसको डिलीवर करते हैं और वापस आ जाते हैं। एंड इस पूरे जाके डिलीवर करके वापस आने में उनको 10 मिनट लगता है, ठीक है। सो हर 10 मिनट में एक ऑर्डर डिलीवर हो रहा है। 7 डिलीवरी एजेंट हैं तो सातों पैरेलल काम करेंगे, तो अगर 7 ऑर्डर हुआ तो 10 मिनट में 7 ऑर्डर डिलीवर हो जाएंगे, राइट। तो ये था मेरा प्रॉब्लम। अब इसको सॉल्व कैसे किया, ठीक है। तो इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का नॉलेज होना चाहिए, जहाँ पर एक थ्रेड प्रोड्यूस करता है दूसरा थ्रेड कंज्यूम करता है, राइट। सो इधर प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का ही थोड़ा एडवांस वर्जन है। अब इसमें क्या है, मैं बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो, थिंक ऑफ वेटर्स लाइक प्रोड्यूसर्स। वेटर क्या कर रहे हैं, वेटर जो है हर एक मिनट में ऑर्डर लेते आ रहे हैं, ठीक है।
तो आपके पास एक क्यू है, इधर हम एक क्यू बना देते हैं, ये एक क्यू है, इसको बोलते हैं ऑर्डर क्यू, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो वेटर्स हैं, वेटर 1, वेटर 2, वेटर 3 हर 1 मिनट में पैरेलली ऑर्डर डालते जा रहे हैं, राइट। उसके बाद तो ये क्या हो गया, प्रोड्यूसर्स राइट, ये ऑर्डर प्रोड्यूस कर रहे हैं। इधर से कंज्यूम करेगा कौन, शेफ्स, राइट। ये देखो वेटर हमारे ऑर्डर क्यू में है और शेफ्स उसको कंज्यूम कर रहे हैं। सो शेफ्स आर कंज्यूमर। शेफ्स क्या करेंगे, हर ऑर्डर लेंगे, राइट, उस ऑर्डर को प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर करने में उनका 5 मिनट लगेगा, एंड प्रिपेयर करने के बाद उसको दूसरे क्यू में डाल देंगे, डिलीवरी क्यू, राइट, इसको डिलीवरी क्यू मान लो। और जैसे ही इधर ऑर्डर प्रिपेयर हो रहा है, ऑर्डर हम इधर डालते जा रहे हैं, राइट, जिस भी ऑर्डर में प्रिपेयर हो रहा है हम डालते जा रहे हैं। सो वेटर हमारे प्रोड्यूसर हो गए, शेफ्स जो हैं वो कंज्यूमर हो गए फॉर ऑर्डर क्यू, बट प्रोड्यूसर हो गए फॉर डिलीवरी क्यू। और जो हमारे डिलीवरी एजेंट है वो इन डिलीवरी क्यू से ऑर्डर्स ले जाके डिलीवर करेंगे। सो जो हमारे डिलीवरी एजेंट हैं वो क्या हो गए, कंज्यूमर्स हो गए फॉर द डिलीवरी क्यू, राइट। सो प्रोड्यूसर है ना, कंज्यूमर, ये प्रोड्यूसर भी है एंड ये कंज्यूमर है। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर 2 बार हमें वो प्रॉब्लम को 2 बार कंबाइन कर देना है, ठीक है। तो वही हो गया, ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें ही वो जो क्या बोलते हैं, ये जो रेट लिमिटिंग है ना, कि इतने मिनट में ऑर्डर हो रहा है एंड इसमें जा रहा है फिर डिलीवरी क्यू में जा रहा है, ये चीज़ हैंडल करना थोड़ा ट्रिकी होता है। लेकिन वो तभी हैंडल हो पाएगा अगर आपको प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम आता हो। एंड प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम यूजिंग जावा मल्टी थ्रेडिंग मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है अपने चैनल पे, सो आप वो जाके देखना, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, राइट। सो फाइनल क्या बनता है कि वेटर्स ऑर्डर क्यू में ऑर्डर डाल रहे हैं, शेफ्स उसको पिक कर रहे हैं, सो दैट्स वाई शेफ्स आर कंज्यूमर्स। बट सीन्स शेफ वो ऑर्डर लेके डिलीवरी क्यू में भी डाल रहा है, तो जो शेफ्स हैं वो प्रोड्यूसर्स भी हैं, करेक्ट। डिलीवरी क्यू में से डिलीवरी एजेंट कंज्यूम कर रहा है, सो डिलीवरी एजेंट इज़ अ कंज्यूमर एंड वो सारे ऑर्डर्स डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। एंड इधर शेफ्स 5 हैं, राइट, वेटर 3 है एंड डिलीवरी एजेंट 7 है, राइट। और ये सब पैरेलली काम कर रहे हैं, ये आपको सिमुलेट करना है। तो इस चीज़ को मैंने सिमुलेट तो कर दिया, लेकिन मैं कहीं अटक गया था रेट लिमिटिंग में थोड़ा, राइट। सो उधर मेरे को थोड़ा हिंट लेना पड़ा, थोड़ी टू एंड फ्रो हुआ, थोड़ा मेरा जो इम्प्लीमेंटेशन था वो उनको उतना पसंद नहीं आया, फिर उन्होंने उसको सही करवाया, राइट। सो ऐसे क्या सब काफ़ी टू एंड फ्रो हुआ, बट ओवरऑल आई वॉज पॉजिटिव कि ठीक है, 80% तो ये इंटरव्यू बहुत सही चला गया, क्योंकि प्रॉब्लम भी जो था वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम था, करेक्ट। सो ये हो गया सॉल्व। अब जस्ट उसके 1 घंटे के बाद मेरा आता है रिज्यूमे डिस्कशन राउंड 4, करेक्ट। अब राउंड 4 जो रिज्यूमे डिस्कशन है, उसमें रिज्यूमे में मैंने जो जो लिखा था हर प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा मेरे से पूछा, राइट। उसमें मैंने जावा स्प्रिंग बूट लिखा था, तो स्प्रिंग बूट पे फिर डिस्कशन आ गई। स्प्रिंग बूट पे जब डिस्कशन आई तो उन्होंने स्प्रिंग बूट के एनोटेशन जो होते हैं, @component, @autowired क्यों यूज़ करते हैं, एंड उसके बाद बेसिक जावा मिनी इंटरव्यू क्रैकर्स। अब ये क्या है मिनी इंटरव्यू क्रैकर्स, तो ये भी मैंने अपने चैनल पे एक ऐसा होता है ना कि अब इंटरव्यूअर ना थोड़े जावा के ट्रिकी क्वेश्चंस पूछता है, राइट। ट्रिकी क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल 100 = 100, ये अगर जावा में आप लिखोगे ना तो ये ट्रू देगा, लेकिन 200 या फिर मैं लिखूँ 500 = ये मेरे को फॉल्स देगा। ये ट्रू क्यों देता है, ये फॉल्स क्यों देता है, दोनों नंबर ही है, राइट। सो एक सर्टेन टाइप ऑफ कैशिंग होती है, ये मैंने वापस इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये छोटा सा शॉर्ट है 2-3 मिनट का, वो आप देख लेना। सो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मेरे से पूछे थे, एंड जो मैंने अभी तक 7 शॉर्ट्स बनाए अपने यूट्यूब चैनल में, उसमें से 2 थे जो मेरे से पूछा गया था। एक ये था एंड दूसरा था कि एक अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जैसे मैं अगर लिखता हूँ ना स्ट्रिंग s = आनंद, और एक लिखता हूँ स्ट्रिंग s = न्यू स्ट्रिंग आनंद, राइट। सो अगर ये 2 तरीके से मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ, तो
जब मैं ये लिखूंगा तो मेरे कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे मेमोरी में, और जब ये लिखूंगा तो कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे मेमोरी में, कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट बनेंगे, राइट। सो ये 2 क्वेश्चंस मेरे को जावा मिनी इंटरव्यू क्रैकर्स में पूछा गया था। ये सब दिया था, इस पे अच्छी खासी डिस्कशन हुई थी एंड ये राउंड भी हो गया। सो आई वाज प्रिटी कॉन्फिडेंट कि मेरा हो जाएगा। एक और चीज़, राउंड 3 के पहले क्या हुआ कि मैं ना, जो हमारी लास्ट कंपनी थी उसके गोवा की ट्रिप पे चला गया था। अब क्या हुआ कि मैंने उनको बोला कि आई एम आउट ऑफ स्टेशन, सो मैं जिस दिन आउट ऑफ स्टेशन उधर से आऊँगा उसके एक दिन बाद मेरा इंटरव्यू रखो। बट उन्होंने कहा कि 3 लोग ना ऑलरेडी लाइन में हैं, अगर उनका इंटरव्यू पहले हो गया एंड वो सेलेक्ट हो गए तो आपको मे बी इंटरव्यू देने का टाइम ही ना मिले। सो आई वाज लाइक कि ठीक है, थके हारे रहेंगे बट दे देंगे राउंड 3 राउंड 4 दोनों। राउंड 3 एनीवेज उतना अच्छा नहीं गया था मेरा। एंड जो फाइनल वर्डिक्ट आया, सो हमेशा 3-4 घंटे बाद कॉल आ जा रहा था, बट इसके बाद मेरे को 2 दिन तक कॉल नहीं आया। फिर मैंने एचआर को कॉल किया, उन्होंने बोला कि राउंड 3 एंड 4 के बेसिस पर फाइनल जो वर्डिक्ट है वो आपका नॉट सेलेक्टेड आ रहा है, ठीक है, तो आप इसमें सेलेक्ट नहीं हुए, विच इज़ फाइन, ठीक है। बट अब इससे लर्निंग्स क्या मिली? सो जो मेरे को लर्निंग मिली वो ये मिली कि भले अपना इंटरव्यू डिले कर दो, लेकिन कभी भी ना जब प्रॉपर माइंडसेट में नहीं हो या थके हुए तब इंटरव्यू मत देना, ठीक है, क्योंकि वो बेकार में एक तो इंटरव्यू अच्छा नहीं जाएगा, करेक्ट, एंड आपका सिलेक्शन नहीं होगा, एंड वो इंटरव्यू शेड्यूल कराना इतनी बड़ी चीज़ है। सो ये छोटा सा मिस्टेक करके उसको गंवाओ मत, ठीक है, उस इसलिए अपना टाइम लेके इंटरव्यू शेड्यूल कराओ अगर आपके पास ऑप्शन है तो। सेकेंड चीज़ क्या है कि एडोबी जो है ना, मुझे लगा कि नेगोशिएट नहीं करती है ज़्यादा, मतलब कि इरिस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारे पास क्या पैकेज है, वो मेरे को बोल रहे थे कि हम इतना आपको देंगे तो इतना ही देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे, करेक्ट। सो वो नेगोशिएट नहीं कर रहे थे उस पर, जो उनका पैकेज वो लेके आए थे वही दे रहे थे। हालांकि ये 2 साल पहले की बात है, तो अभी पता नहीं मे बी करने लगे होंगे, बट मेरे टाइम पे एडोबी ने नेगोशिएट नहीं किया था। सो ये 2 लर्निंग्स थे मेरे। सो आई होप कि ये जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो आपको अच्छा लगा हो, आपको काम आएगा, एंड कुछ आपको इससे प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ हेल्प मिले, ठीक है। एंड ऐसे ही और भी कंपनीज़ के इंटरव्यू मैंने दिए हैं, उन सब का इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी मैं लाऊंगा। बट फॉर नाउ, दिस वॉज माई एडोबी इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो please hit like, share, subscribe, and I'll see you in the next video. Until the next video, stay safe, stay healthy. Bye bye.